अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि मेरी जेब में इस वक्त 3,000 है, अभी महीना शुरू हुआ है और 3,000 हो गया है। क्या आपको लगता है मेरी परफॉर्मेंस पिछला इस माह कैसी है, अच्छी है या बुरी लग रही है आपको? तो मेरे पास टोटल 3,000 ही बचा हुआ इस बार, आगे अभी 26 दिन पड़े हैं। क्यों, ये तो जुलाई है, 27 दिन पड़े हैं भाई। क्या आइडिया लगाया? बुरी है, जबरदस्त। यही तो फर्क है कि हम एक शख्स की पोजीशन देके उसकी परफॉर्मेंस के बारे में गलत अंदाजा कर गए। हो सकता है बेटा कि मेरी जेब में जो 3,000 रुपया पड़ा है वो इस वजह से पड़ा है कि मैंने अभी कल 5 लाख रुपए की जमीन खरीदी है, या मैंने कहीं पे एडवांस दिया है 5 लाख रुपया। मैंने पिछले 3 दिन में 8 लाख कमाया होगा, हो सकता है प्रॉफिट। लेकिन क्योंकि मेरी जेब में सिर्फ 3,000 है तो मतलब इसका कि मेरी परफॉर्मेंस बुरी है। तो लिहाजा परफॉर्मेंस के लिए हम दूसरे रिपोर्ट जनरेट करते हैं। परफॉर्मेंस क्या शो कराती है? परफॉर्मेंस से मुराद ये है कि एक कंपनी ने टोटल सेल जो है वो इस साल में 5 लाख रुपए की, इसके एक्सपेंस टोटल 3 लाख रुपए के हुए, तो भाई इसका 2 लाख रुपया प्रॉफिट है इस साल का। ये हमें परफॉर्मेंस शो करा रहा है या ये हमें परफॉर्मेंस शो करा रहा है? हमें प्रॉफिट एंड लॉस परफॉर्मेंस दे रहा है या बैलेंस शीट परफॉर्मेंस दे रही है? सेकंड वाला प्रॉफिट एंड लॉस दे रहा है। तो लिहाजा इन दोनों की ना कुछ बेटा वो होती हैं, क्या कहते हैं, इक्वेशंस। आप खुश ना हो कि क्यूएम गई तो भैया इक्वेशंस खत्म हो गई। बैलेंस शीट की एक इक्वेशन होती है जिसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं, ये मेजर इक्वेशन है। इसको आपने कैसे करना है? एसेट्स, इसके ऊपर बड़ी डिटेल वाला लेक्चर मौजूद है, पहले वो देखना है। इक्वल टू, एक मिनट हम इधर लिख देते हैं। बैलेंस शीट की जो इक्वेशन होती है बेटा वो होती है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, ये होती है हमारी बैलेंस शीट की इक्वेशन। बैलेंस शीट के अंदर जो चीजें आ रही होती हैं ये सारी मैंने टर्म एक्सप्लेन की हुई है, आप अपने पिछले लेक्चर जो है वो कंप्लीट करें। इनकम स्टेटमेंट की जो हमारी कंप्रीहेंसिव स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम होती है, जो हमारी परफॉर्मेंस शो करती है, उसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है हमारी सेल्स माइनस एक्सपेंस प्लस अदर इनकम। कोई भी अदर इनकम हो सकती है। मिसाल के तौर पे एक बिजनेस है मेरा, मैं क्या करता हूँ, मैं बर्फ का फटा है मेरा भाई, मैं बर्फ बेचता हूँ। तो मेरी सेल तो बर्फ के बिकने से आई है, लेकिन क्या हुआ कि मेरे पास काट कबाड़ के अंदर एक पुराना फटा पड़ा हुआ था, मैंने बेचा 2,000 का, वो बिक गया मेरा। अब वो मेरा काम तो नहीं है ना, बेसिकली वो मेरी सेल तो नहीं है, वो मेरी अदर इनकम है। क्यों? वो मेरा मेजर काम ही नहीं है। तो ये इक्वल टू होता है नेट प्रॉफिट के। ठीक है, सेल माइनस एक्सपेंस प्लस अदर इनकम इक्वल टू नेट प्रॉफिट होता है। ये होती है हमारी इनकम स्टेटमेंट की इक्वेशन या स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम की। तो ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमारी पोजीशन बताती है साल के एंड पे। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम हमारी पूरे साल की परफॉर्मेंस शो करती है। बाकी तीन, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लोज और नोट्स, ये तीनों आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इनको जस्ट आपने पढ़ लेना। ठीक है, इनके समझने नहीं जाना वरना इससे भी डबल टाइम लगेगा जितना कि अभी किए हैं। ये तीनों ज्यादा टेक्निकल है इनसे, ये दोनों सिंपल हैं। तो ये दो हमारे सिलेबस का पार्ट है, ये नहीं है, इसको अवॉइड कर देना है, इसको सिर्फ आपने पढ़ लेना। आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट होते कितने हैं। ठीक है, नीचे बैलेंस शीट की डेफिनेशन है, क्या है, ये फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है और उसकी इक्वेशन हमारे सामने मौजूद है। इसका ये नीचे फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि एक साइड पे तमाम एसेट्स हमारे आ रहे होते हैं, ये हमारी बैलेंस शीट भी इसको कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को बैलेंस शीट भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, इसमें हमारे टोटल करंट एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट, इनका टोटल इक्वल टू होता है हमारा लाइबिलिटी और कैपिटल। ये जो इक्विटी, स्टेक होल्डर इक्विटी आ रही है, ये कैपिटल होता है जो ऑनर्स का पैसा होता है बेसिकली। तो ये हमारी करंट लाइबिलिटी, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और स्टॉक होल्डर इक्विटी। तो इन तीनों का सम जो है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ये हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ये आपको रटा होना चाहिए। ठीक है, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपने बनाना है, आपके रजिस्टर के ऊपर बना होना चाहिए, ये आपकी असाइनमेंट है। ठीक है बच्चा।
और ये मेजर हेड आपको पता होने चाहिए, एसेट में कौन सी साइड पे कौन से आ रहे होते हैं, लाइबिलिटी में कौन से आ रहे होते हैं। ये एक मतलब ये वो वाले अकाउंट्स है जितने अभी आपके सिलेबस के लिए इनफ है, ठीक है, बैलेंस शीट के। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यही वाला ड्रॉ कर लेना, कोई मसला नहीं। समझ आ गई? अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम क्या होती है बच्चा? ये क्या प्रोवाइड करती है? हमारी परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको कहा जाता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सेल्स माइनस एक्सपेंस कर रहे होते हैं। और दूसरा पार्ट क्या होता है, अदर कंप्रीहेंसिव का इनकम का होता है, जो इसमें हम प्लस कर रहे होते हैं, अदर इनकम और इक्वल टू होता है प्रॉफिट। ठीक है, ये इक्वेशन है। आए जरा हम इसका फॉर्मेट देखते हैं। रेवेन्यू ये हमारी सेल्स है, जितनी भी हुई हमने उनको सम किया। एक्सपेंसेस ये सारे माइनस हुए, तो ये हमारी नेट इनकम है, हमारा प्रॉफिट नहीं है, हमारी सिर्फ सेल से आने वाली नेट इनकम है। फिर ये हमारी अदर कंप्रीहेंसिव इनकम है कि भाई अनरियलाइज्ड गेन ऑफ सिक्योरिटीज, ये आपको नहीं समझ आएगी, इतना आप समझ लें कि भाई मैंने कोई एसेट बेच दिया, मेरे पास कोई पुरानी मशीन पड़ी थी, पुराना फटा पड़ा था, मैंने उसको सेल कर दिया, मुझे उससे जो इनकम आई वो ये थी, टोटल ये मैंने यहाँ पे करके, तो मेरी ये भैया जी क्या हुआ, नेट प्रॉफिट या कंप्रीहेंसिव इनकम निकल आया मेरा, जितना भी टोटल था। ठीक है, ये आपके काम की चीज नहीं है, ये बहुत मतलब हैवी है, लेकिन आप सिंपल इतना यहाँ पे समझ लें कि सेल ऑफ अदर एसेट इसमें आता है, या हमारा बैंक के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, बैंक की तरफ से हमें इंटरेस्ट इनकम मिली है, वो इसके अंदर आता है, या हम इसी तरह कहीं पे कोई डिस्काउंट मिल गया है बड़ा बेहतरीन सा, वो भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या हुई, सेल्स लेस एक्सपेंस प्लस अदर इनकम इक्वल टू क्या हुआ, ये फिगर हमारी क्या है, नेट प्रॉफिट कहलाती है बेसिकली, या टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम कहलाती है। क्लियर है बच्चे यहां तक? ओके, अगला टॉपिक है हमारा एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हम तब करेंगे, बल्कि ये मैं करा चुका हूं लेक्चर 2 के अंदर, जो ड्राइव पे पड़ा है आपको मिल चुका है, आप लेक्चर 2 देखेंगे तो ये सारा उसके अंदर कवर है, आपने जस्ट उसको एक बार देख लेना है। इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन होगा आपने क्या करना है, उस लेक्चर को देखना है, देन ये पॉइंट्स आपने पढ़ने हैं, लाजमी पढ़ने हैं। और हाँ, इसके साथ क्या करना है आपने, कि ये वाला फॉर्मेट भी बनाना है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, कंप्रीहेंसिव इनकम का फॉर्मेट, ये दोनों बनाने हैं। इसके अलावा आपने वो वाला एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला जो मेरा दूसरा लेक्चर है वो लाजमी देखना है, और कम अज कम 6 एग्जांपल्स लिखनी है। हर हेड के अंदर 5 एलिमेंट है, एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी या कैपिटल जिसको कहते हैं, इनकम और एक्सपेंस। लेकिन यहां पे मैं छठा ऐड कर रहा हूं, वो है अदर इनकम। पहले आपने क्या करना है, बैलेंस शीट बनानी है, फिर आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, फिर आपने ये 5 एलिमेंट 6 एलिमेंट लिखने हैं, और हर किसी की 5 एग्जांपल्स लिखनी है कि भाई ये एक्सपेंस है, ये इनकम है, ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, ये अदर कंप्रीहेंसिव इनकम है। कोई डबल एंट्री पास नहीं करनी, जस्ट लिखना है, 5 एग्जांपल लिख लेनी है। ठीक है, आप नेट भी यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं, आप सीख भी सकते हो, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब देखो बेटा, हमने 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ी, हमने बेसिकली कंप्रीहेंसिव इनकम पढ़ी और बैलेंस शीट पढ़ी। ये दोनों आपस में रिलेट कैसे कर रही होती है? हमें पता है बैलेंस शीट की इक्वेशन क्या होती है बेटा, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, हमें ये पता है कि ये इक्वेशन है। इसके अंदर जो बेटा कैपिटल होता है, ये क्या होता है, ये ऑनर्स मनी होती है, मतलब बिजनेस के पास मौजूद तमाम वो पैसा या रिजर्व या एसेट जो डायरेक्टली ओनर के हों और किसी को उसने ना देने हों, उसको कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, किसी और को नहीं देना, सिर्फ ओनर निकाल सकता है तो निकाल सकता है, वरना निकाले या ना निकाले उसकी मर्जी है, उसको कैपिटल कहा जाता है। और हमारी कंप्रीहेंसिव इनकम का क्या इफेक्ट था, ये क्या इक्वेशन थी, सेल्स माइनस एक्सपेंस प्लस अदर इनकम इक्वल टू प्रॉफिट।
मुझे बताओ बेटा, ये जो प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट, ये किसका होता है? आप बिजनेस हो, आपने एक प्रॉफिट किया है, क्या ये आपका? जल्दी बताओ। क्या ये आपका प्रॉफिट है? नहीं, ये ओनर का ही प्रॉफिट है ना। तो मतलब इसका ये है कि भैया, ये अगर ओनर का प्रॉफिट है तो इसको तो कैपिटल में आना चाहिए। ये यहां पे क्या कर रहा है इनकम स्टेटमेंट में? ऐसी बात है। बिल्कुल। तो फिर हम क्या करते हैं, जब हम ईयर क्लोज करते हैं और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो फिर हम इसको उठा के ओनर के अंदर कैपिटल में इसको ऐड कर देते होते हैं। तो अब आपको समझ आया कि ये दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपस में कैसे लिंक्ड हैं। कि भाई, प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, उसमें अदर कंप्रीहेंसिव इनकम ऐड करते हैं, और फिर हमारे पास जो ऑनर का कैपिटल होता है उसमें उसको ऐड कर देते हैं। ऑनर की इन्वेस्टमेंट प्लस नेट प्रॉफिट, तो ये ऑनर का पैसा है भाई। बिल्कुल। तो ये दो तरीकों से आपस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिंक हो गई है आपस में। तो उनको लिंकिंग पॉइंट क्या है? प्रॉफिट और कैपिटल। जब जब इसको बनाएंगे बड़ी डिटेल में, तब आपको समझ आएगा, बड़ा मजा आता है बनाने में, दिमाग आपका ओपन होता है। अच्छा, अब कुछ अकाउंटिंग के अंदर टर्म यूज होती हैं बच्चा। ये सीधा सीधा रटा है, डेफिनेशन है, इसके अंदर कोई कंसेप्ट नहीं है। आप सिंपल याद करेंगे इसको। सबसे पहली टर्म होती है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब होता है उन्हें लिख लेना। मतलब जब भी किसी चीज को, किसी भी टर्म को, किसी भी एसेट को, किसी भी लाइबिलिटी को हम लिख लेते हैं अपने अकाउंट्स में, उसको कहते हैं हमने रिकॉग्नाइज कर लिया। कॉस्ट से क्या मुराद होता है बेटा? किसी भी चीज की परचेज वैल्यू या उसके अंदर होने वाले तमाम खर्चे उसका कॉस्ट कहलाती है। द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्वल एंड पेड और वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन गिवन टू अक्वायर एन एसेट। किसी भी एसेट को लेने के लिए हम जितना खर्चा करते हैं वो सारा उसकी कॉस्ट है। मिसाल के तौर पे आजकल कुर्बानियां चल रही हैं, और मेरी खिड़की खुली है सड़क के दूसरी साइड पे, हमारा क्योंकि गांव है, तो यहाँ पे वो व्यापारी जो है, व्यापारी वो अपनी भैंसी शैसे लाए हुए हैं। अब यहाँ पे एक भैंस खड़ी है मेरे सामने, इसका 1.5 लाख रेट लगा हुआ है। एक बंदा आता है 1.5 लाख की खरीदता है, 1.5 लाख दे दिया उसने व्यापारी को। फिर उसने डाला बुलाया, 10,000 डाले ने लिया, घर छोड़ के आया। अब घर जाके वो क्या बताएगा, 1.5 लाख की या 1,60,000 की है? कितने की पड़ी उसे? 1,60 की, शाबाश। तो कॉस्ट क्या होगी? तमाम वो पेमेंट्स या कंसिडरेशन जो किसी एसेट को अक्वायर करने के लिए दी जाती है, उनको कॉस्ट कहा जाता है। ग्रॉस अमाउंट क्या होती है बेटा? टोटल अमाउंट जिसमें से अभी तक कोई एक्सपेंस लेस ना किया गया हो। मिसाल के तौर पे हमारी सेल, टोटल सेल, ये ग्रॉस फिगर है। इसमें से अगर हम एक्सपेंस लेस कर दें तो नेट सेल आ जाती है। ऐसी बात है। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें से एक्सपेंस लेस ना हुआ हो उसको ग्रॉस अमाउंट कहते हैं। जब हम एक्सपेंस उसमें से लेस कर दे तो उसको नेट अमाउंट कहते हैं। क्लियर है यहां तक बच्चा? कोई भी कंफ्यूजन? ओके। अगला हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कि भाई, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कंपनी बनाती क्यों है? क्यों बनाती है? वजह इसलिए बनाती है कि भाई, जो उसके इन्वेस्टर हैं, उसके ओनर हैं, या जिससे उसने कर्ज दर लेना है, उन सबको दिखा सके कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारी परफॉर्मेंस क्या है। तो पर्पस क्या होता है? लेंडर्स को, इन्वेस्टर्स को, ओनर्स को, इनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपनी परफॉर्मेंस या पोजीशन के बारे में बताना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहलाता है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? कौन बनाता है, या किस कंपनी के लिए बनाना जरूरी है, किस बिजनेस के लिए? तो हम I2B में पढ़ चुके हैं, कई तरह के बिजनेस होते हैं। सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और कंपनीज हम पढ़ चुके हैं। तो जो सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप है, उनके ऊपर लॉ की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो अपनी बुक्स बनाए। क्यों? वो खुद ही ओनर है भाई, उनका बिजनेस और वो खुद एक ही चीज है, सेपरेट है ही नहीं। तो उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन बहरहाल वो टैक्स पर्पज के लिए बनाती हैं। लेकिन कंपनीज के लिए बाय लॉ रिक्वायर है कि भैया, कंपनीज अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगी शेयर होल्डर्स को देने के लिए या दूसरी रेगुलेटरी बॉडीज को देने के लिए। तो भैया, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी दो की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो बनाए ना बनाए उनकी मर्जी है, लेकिन टैक्स पर्पज के लिए या बैंकों के लिए या लोन लेने के लिए उन्हें बनाने पड़ते हैं। समझ आ गई यहां तक बच्चे? अच्छा,
किस पैटर्न के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती हैं? तो भाई सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप अगर बनाते हैं तो वो कोई भी बेहतरीन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं? ये जब आप आगे जाएंगे कैफ में आपको लग पते जाने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देख के वहाँ पे जिन मौजूद है 3 बड़ी बड़ी किताबें आपको मिल जाएंगी लाल कलर की, शायद आपने देखी भी हो या कम से कम मेरे लेक्चर में पीछे दीवार के साथ स्टैंडर्ड पड़े होते हैं। वो हमारे क्या कहते हैं मरते दम के साथी हैं भाई, तो वो आपने संभाल के रखना हमेशा, वो सारी जिंदगी काम आते हैं। तो भैया सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप बिजनेस किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत बना सकती है, लेकिन कंपनीज जो होंगी वो हमेशा कोई ना कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो वाला यूज करेंगे जो रिक्वायर्ड बाय लॉ होगा। मतलब कितने तरह के स्टैंडर्ड है मैं आपको बता देता हूँ। IFRS हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, उसके बाद गैप आता है एक स्टैंडर्ड, ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जिसको हम कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इनको गैप कहा जाता है। और इन दोनों के साथ एक और चीज साथ में अटैच होती है, वो होती है हमारा कंपनीज एक्ट। तो जो कंपनीज अकाउंटिंग बना रही होती है, अकाउंट्स बनाती हैं, वो या इन दोनों में से कोई एक उठाती हैं प्लस ये, मतलब 2 स्टैंडर्ड के मुताबिक कंपनीज ने अकाउंट बनाने होते हैं। नंबर 1 तो कंपनीज एक्ट लाजमी होगा अगर वो कंपनी पाकिस्तान के अंदर रहती है। नंबर 2 इन दोनों में से किसी एक स्टैंडर्ड को उठा के उसके मुताबिक बनाएंगे। कैसे बनते हैं इस चीज को छोड़ दो, इस पे अभी नहीं जाना, जितना बच सकते हो इससे बचो, क्योंकि कैफ में आपने यही पढ़ना है, ठीक है। गैप IFRS वगैरह वगैरह ये आपने पढ़ लेना। अच्छा, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट किन लोगों के लिए बनाई जाती है? मतलब अभी तक तो हम पढ़ रहे थे ना कि कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है अपने ओनर को अकाउंटेबल होने के लिए, लेकिन और भी कई स्टेक होल्डर होते हैं। नंबर 1 इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को क्या चाहिए होता है? इन्वेस्टर को हमारी फाइनेंशियल पोजीशन से पता चलता है कि ये कंपनी है कैसे, इसकी पोजीशन क्या है, हमारी इनकम स्टेटमेंट से पता चलता है ये परफॉर्म कैसे करती है, और उस बेस पे वो डिसीजन लेता है कि जी मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। दूसरा स्टेक होल्डर लेंडर, जिन लोगों ने हमें कर्जा देना है। अब जाहिर बात है कोई भी किसी को कर्जा देता है तो उसकी पहले हैसियत तो देखता ही है ना, ऐसे तो नहीं दे देते। तो लिहाजा वो हमारी हैसियत हमारी परफॉर्मेंस देखते हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कि भाई क्या ये पैसे वापस कर भी देंगे या नहीं, तो उनको भी ये चाहिए होती है। हमारे सप्लायर्स को भी चाहिए होती है, जो हमें रॉ मटेरियल दे रहे होते हैं, हमें मुख्तलिफ चीजें उधार पे दे रहे होते हैं। क्यों? ताकि उनको भी पता हो कि भाई ये कंपनी चलेगी भी सही या बंद हो जाएगी, किसी अच्छी कंपनी के साथ हमें चलना चाहिए, ये तो वैसे बंद होने वाली है। उसके बाद गवर्नमेंट को भी हमारे अकाउंट चाहिए होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उसने हमारा टैक्सेशन वगैरह देखने होते हैं, हमारे ऊपर उसने टैक्स लगाना होता है, तो हमारे प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है, तो वो प्रॉफिट उसे कहां से मिलेगा? हमारी इनकम स्टेटमेंट में से। इसी तरह जनरल पब्लिक को भी चाहिए होती है, जनरल पब्लिक भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखती है ताकि उसे पता चल सके कि भाई हमारे इलाके के अंदर एक कंपनी मौजूद है, ये कैसा परफॉर्म कर रही है, और जो परफॉर्म कर रही है इसके अंदर हम इंप्लॉय भी रख रही है हमें नहीं रख रही। पता चले इंप्लॉयज को 10,000 देख रही हो और महीने का दे रही हो और खुद अरबों रुपए का प्रॉफिट कमा रही हो। तो जब लोगों को भी तो ये चाहिए होता है ना कि पता चले भाई हमारी कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन क्या था, कि उस हिसाब से अपने राइट डिमांड किए जाए। इस तरह इंप्लॉयज को भी फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट चाहिए होती है, उनको फ्यूचर की प्लानिंग करनी होती है कि भाई अगला साल ये कंपनी टिकेगी कि नहीं, ताकि मैं कोई और सेटअप ढूंढना शुरू कर दूं। तो लिहाजा इंप्लॉयज को भी चाहिए, कस्टमर को भी चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि भैया अगर कस्टमर आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है, मतलब वो आपको साल साल 2-2 साल के उसने ऑर्डर दिए हुए हैं, तो भैया उसे पता होना चाहिए आप साल 2 साल चलोगे भी कि नहीं चलोगे। ऐसा रहोगे आप पहले ही साल बंद हो जाओ, वो बेचारा आगे वादे करके बैठा हो आपके ब्याह के ऊपर। इसी तरह मैनेजर्स को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए होती है। क्यों? ताकि वो देख सकें कि हमारी पोजीशन क्या है, हमारी परफॉर्मेंस क्या है, और डिसीजन ले सके उसको बेहतर करने के लिए। समझ आ गई बात बच्चा? क्लियर है? ओके, अगला हमारा टॉपिक जो है वो है, सर जी ये साल वाला ऑर्डर कौन सा होता है? बड़ा साल वाले ऑर्डर चलते हैं यार, पूरा पूरा साल सप्लाई होती है। अब मैं एग्जांपल के तौर पे अगर बात करूं कि मैं अगर किसी को ऑर्डर दूं साल के लिए, क्या दे सकता हूं? हाँ बिल्कुल होता है, जैसे हम ये सॉफ्टवेयर खरीदते हैं पूरे पूरे साल की पेमेंट करते हैं। मुझे अब डोमेन खरीदनी है अपनी वेबसाइट के लिए, GoDaddy website.com, मैं वहां जाता हूँ, मैं वहां से डोमेन खरीद लेता हूँ। अब उन्होंने कहा जी आप मुझे 2,000 रुपये दे दो, पूरा साल आपको डोमेन अवेलेबल रहेगी। अब भाई उसकी फाइनेंशियल पोजीशन से मुझे ये पता चलेगा ना ये पूरा साल चलेगी भी कि नहीं चलेगी। मैं डोमेन खरीद लूँ, ये 2 महीने बाद बंद हो जाए, मैं क्या करूंगा? समझ आ गई बात? अच्छा, उसके बाद डबल एंट्री कंसेप्ट क्या है बेटा?
ये आपने क्या करना है, लेक्चर 1 देखना है, लेक्चर 1 देखना है। और मैं अभी भी समझा चुका हूं आपको कि क्या भाई, डबल एंट्री बुक कीपिंग, कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी एक चीज बढ़ेगी एक चीज कम होगी, हमेशा डबल इफेक्ट होगा, डबल इफेक्ट होगा हर ट्रांजैक्शन का, ये डबल एंट्री कहलाता है। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, आपकी असाइनमेंट ये है कि नंबर 1 जितने भी लेक्चर हमारी ड्राइव में पड़े हैं सारे देखने, एक भी नहीं छोड़ना। नंबर 2 के ऊपर इस चैप्टर के हिसाब से मैंने जो असाइनमेंट आपको दिया, अभी तक मैंने काम दिया है वो आपने करना, सारा करना, ठीक है। एंड नंबर 3 के ऊपर आपने क्या करना है, इस चैप्टर को एक बार थॉरोली पढ़ना है। देखो बेटा, ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, इसमें आई कि आप कोई आपसे लंबे चौड़े कंसेप्ट नहीं डिमांड करेगा, आपसे नहीं कहेगा जी बैलेंस शीट बनाओ, एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है और वो बुक में से आना, और उसको पास करने का बेहतरीन तरीका क्या है कि भैया बुक पढ़ के कंसेप्ट क्लियर कर लो, बस दैट्स इट। बिल्कुल बेसिक है, लंबे चौड़े चक्रों में नहीं जाना। हमारे बच्चे बहुत फेल हो रहे हैं, उसकी जस्ट रीजन ही यही है कि उनको वो टीचर पढ़ा रहे हैं जो पहले ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता था पढ़ाते थे, और उसी पैटर्न पे पढ़ा रहे हैं और वही बुक्स यूज कर रहे हैं। भाई एक महीने के अंदर वो बुक आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे जिसकी 600 पेजेस हैं, जिसके अंदर आपने 500-700 प्रैक्टिकल क्वेश्चन डाला हुआ है, आप उस बच्चे को एक महीने में वो बुक करा रहे हो, वो बच्चे में कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा कि भाई मैं तो बुक की पूरी नहीं कर सका, मैं कहां से पास होऊंगा। और आप उनको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे लगा के पढ़े हो, भाई प्रैक्टिकल क्वेश्चन का वो अभी पूछ ही नहीं रहा, बेसिक लेवल है, एमसीक्यूज बेस्ड पोर्शन है, आप क्यों उस लेवल पे जा रहे हो। अब नई बुक थोड़ा सा तरद्दुद करके बना लो, नए नोट्स बना लो, नए चैप्टर बना लो यार, बच्चों को तो ना खराब करो ना। अब मैं I2B जो है BMBS के पैटर्न पे पढ़ाना शुरू कर देता, जो मैं पिछले 2 साल पढ़ाता रहा हूँ, 3 साल, तो मेरा एक भी बच्चा पास ना होता। क्यों भाई, वो कैफ लेवल था, ये पीआरसी लेवल है। आई कैप खुद बताता है कि भाई पीआरसी के ऊपर मैं बच्चों को जस्ट वार्म अप कर रहा हूं। ठीक है बच्चे, तो आपने साथ चलना है, नोट्स पढ़ते रहना है, साथ साथ जो मैं असाइनमेंट दूं वो कंप्लीट करती रहनी है, लेक्चर देखते रहना है। मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूँ, आपका पेपर इंशाल्लाह पास हो जाएगा। I2B की दी थी ना गारंटी, इसकी भी दे रहा हूँ, बेफिक्र है। ठीक है बच्चा, क्या हुआ, एक मिनट, क्या मैसेज आया था, मैं बहुत ऊपर निकल गया। सर आपसे इमरान खान वाली वाइब्स आ रही है। क्या करें बेटा, मुखलिस लोग ऐसे ही होते हैं, जब बात दिल से निकलती है ना बेटा तो वो असर रखती है। ठीक है, तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, कि आप पास करें और मेरी फीस हला लो। ठीक है, थोड़ी बहुत कमाई होती है, दुआ किया करे अल्लाह इसी में बरकत डाल दे बस, माशाल्लाह। तो डंग टपाऊ काम नहीं करना, प्रॉपर आपको लेके चलना है। आपका टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरी कमाई से भी इंपॉर्टेंट है। तो अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियां दे बेटा। मेहनत करें, लेक्चर देखें, इसको पढ़ें, कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से करें। और इंशाल्लाह जिस तरह I2B की आपने खुशखबरी दी है, आप मुझे अकाउंटिंग की भी खुशखबरी दीजिएगा। ठीक है, तो ये बस 15 दिन रह गए, 20 दिन रह गए पुत्र, आपका पेपर सर पे आ गया। अल्लाह ताला आप सबको अपनी जबान में रखे बच्चा। मिलते हैं कल की क्लास में, अल्लाह हाफिज। अच्छा, कभी आप क्लास में ना आ सकते हो बेटा, कोई इशू नहीं है, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। लेक्चर में डेली इस टाइम पे रिकॉर्ड करूंगा, लाइव वाले बच्चे ना भी आ सकते हो तो परेशान नहीं होना। ठीक है, जस्ट बेहतर ये होगा कि आप मुझे एक मैसेज लीव कर देना कि सर मैं आज नहीं आऊंगी, ताकि मैं वो पहले 5-10 मिनट अगर मैं इंतजार कर रहा हूँ तो वो ना करूँ। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज बच्चे।